हेलो एवरीवन। आज बात कुछ पुरानी यादों और कुछ उनसे जुड़ी डाइवर्स लाइफ लेसन्स की। पिछले दिनों जब खबर सुनी कि भारत के 18 साल के प्रज्ञानंद और उनकी 22 वर्षीय सिस्टर वैशाली दुनिया के पहले ब्रदर सिस्टर चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, तो बहुत अच्छा लगा। फेल्ट वेरी प्राउड। इसी साल प्रज्ञानंदा ने चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल खेला था, वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन के खिलाफ, और इसी साल उनकी बहन ने ग्रैंड मास्टर टाइटल हासिल किया। विश्वनाथन आनंद के पीक दौर के बाद बहुत टाइम बाद इंडियन चेस में कुछ बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इस एक्साइटिंग न्यूज से मुझे अपना गुजरा वक्त याद आ गया जब मैंने पहली बार चेस खेली थी। हम शायद 10th में थे, 1987 के आसपास, जब मैंने और मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड आशीष डेविड ने एक साथ चेस खेलना शुरू किया था। अचानक एक दिन ऐसे ही। कहते हैं कि दो अनाड़ी जब कोई काम इकट्ठा शुरू करते हैं तो सबसे तेज जल्दी सीखते हैं और ज्यादा इनोवेटिव होते हैं। हारने जीतने में फन होता है। मेरे और आशीष के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हमने इकट्ठे रूल्स सीखे चेस के, कौन सा पीस कैसे चलता है, स्क्वेयर्स को कैसे नंबर करते हैं, चालों को लिखने रिकॉर्ड करने के लिए, स्टेजेस ऑफ गेम क्या होती हैं, ओपनिंग, मिड गेम, एंड गेम, कॉमन स्ट्रेटजीज क्या हैं, टर्मिनोलॉजीज क्या हैं, नेशनल इंटरनेशनल स्टाइल्स में फर्क क्या है, ईलो रेटिंग क्या होती है, और भी बहुत कुछ। ओपनिंग्स के नाम और उनकी मूव्स और रीजंस हमारे टिप्स पर थे। सिसिलियन डिफेंस, राय लोपेज, कैरोकैन डिफेंस, किंग्स गैम्बिट, क्वींस गैम्बिट, इंग्लिश ओपनिंग। लिटरल जीरो से मीडियम प्रोफिशिएंसी तक का सफर कुछ ही महीनों में, और मीडियम से गुड प्रोफिशिएंसी तक का सफर हमने लगभग एक साल में तय कर लिया था एक साथ। एक आदत, एक जुनून हो गया था रोज घंटों चेस खेलने का, चेस के बारे में पढ़ने का, बात करने का। उस समय के वर्ल्ड प्लेयर्स हमारे आइकन्स थे, हीरो थे। गैरी कस्परव, बॉबी फिशर, एनाटोली कार्पोव, बोरिस स्पासकी, वसीली टोपलोव, नाइजल शॉर्ट, जूडिथ पोल्गर, पोल्गर सिस्टर्स, व्लादिमीर क्रामनिक, वसीली इवांचुक, और हमारे अपने विश्वनाथन आनंद। सब खिलाड़ियों का अपना यूनिक स्टाइल था। जैसे कस्पारव अटैकिंग, डेयरिंग, रिस्क टेकिंग इनोवेटिव खिलाड़ी थे। बोरिस स्पासकी जीनियस पर मेवरिक थे, मूडी। वहीं एनाटोली कार्पोव किंग ऑफ डिफेंस और पेशेंस थे। उनका स्टाइल था कि डिफेंस में सामने वाले को फ्रस्ट्रेट कर दो और वेट करो कि फ्रस्ट्रेट होकर सामने वाला कोई गलती करे और कार्पोव रिवर्स अटैक कर दे। एक बार जब किसी पत्रकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रिटिसिज्म के अंदाज में उनसे ये पूछा, कमेंट किया कि आप ड्रॉ के लिए क्यों खेलते हैं, तो उन्होंने तपाक से वो आइकॉनिक जवाब दिया जो मेरी लाइफ फिलॉसफीज में से एक बन गया। वो बोले, टू प्ले फॉर अ ड्रॉ इज द श्योरेस्ट वे टू लूज। व्हाट अ स्टेटमेंट। मैं ड्रॉ के लिए कभी नहीं खेलता। डिफेंस, पेशेंस और काउंटर अटैक मेरी स्ट्रेटजी है। चेस का ये नशा कई साल रहा। फिर 5-6 साल बाद कॉलेज स्टेज क्रॉस करके जब हम जॉब की आपाधापी में फंस गए, तो चेस कहीं पीछे छूट गई और हम खुद के किसी खेल के वजीर, प्यादा, हाथी, घोड़ा बनकर रह गए। पर करीब 1996 में एक बड़ा खूबसूरत वाकया हुआ। मैंने दिल्ली से चंडीगढ़ आने के लिए न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शाम की शताब्दी ट्रेन में एंटर किया और अपना सीट नंबर ढूंढते हुए पहुंचा और बैठ गया। ट्रेन चलने वाली थी, सो बाकी लोग भी आकर बैठ रहे थे। तभी मुझे कुछ अजीब लगा। मेरे साथ वाली सीट पर जो पर्सन आकर बैठे, उनका चेहरा मुझे कुछ जाना पहचाना लगा। कुछ देर तो मुझे समझ नहीं आया, पर तभी आई रियलाइज्ड दैट हिज फेस रिजेंबल्ड विश्वनाथन आनंद, इंडियन चेस आइकन। फिर मैंने सोचा, व्हाई वुड ही बी हियर ट्रेवलिंग इन अ ट्रेन इंस्टेड ऑफ प्लेन एंड दैट टू टुवर्ड्स चंडीगढ़। पर उन दिनों चूंकि चंडीगढ़ तक प्लेन सर्विस नहीं थी और कई बार मैं सेलिब्रिटी से मिल चुका था उसी ट्रेन में, तो मुझे लगा कि आई शुड डबल चेक, कहीं वो वाकई विषय आनंद तो नहीं। किसी बहाने से उन्हें मैंने मुड़कर ध्यान से देखा। वेल, ही वाज विश्वनाथन आनंद, ऑलमोस्ट। लगभग वही चेहरा, वही हाइट, डील डॉल। गाड़ी चलने के बाद उन्होंने खुद ही मुझे खुद को इंट्रोड्यूस किया। हिज नेम वाज सुब्रमण्यन। ही वाज आल्सो इंसिडेंटली फ्रॉम तमिलनाडु, जस्ट लाइक विश्वनाथन आनंद, but was working as assistant general manager finance in one of the famous tractor companies of North India. वो दिल्ली में हेड ऑफिस में
कोई मीटिंग अटेंड करके ऑफिशियल काम से चंडीगढ़ जा रहे थे। मैंने जब उनको बताया कि उनकी शक्ल बहुत ज़्यादा मिलती है विश्वनाथन आनंद से, तो वो हँस पड़े। ही सेड ऐसा कइयों ने उन्हें कहा है। हम दोनों में बातों का सिलसिला शुरू हुआ, तो ढाई घंटे का सफ़र कैसे कट गया पता ही नहीं चला। उन्होंने मुझे बताया कि पिछले दिन उनकी इमरजेंसी सरप्राइज़ बोर्ड रिव्यू मीटिंग थी दिल्ली हेड ऑफ़िस में, जहाँ उनके सीनियर यानी ग्रुप जनरल मैनेजर की प्रेज़ेंटेशन थी कंपनी के बीते कुछ समय की फाइनेंशियल और बिज़नेस परफ़ॉर्मेंस की, बोर्ड मेंबर्स के सामने। मीटिंग एक खास अनफोर्सीन डेवलपमेंट के चलते शॉर्ट नोटिस पर बुलाई गई थी और इस वजह से ही सेड मुझे सारी प्रेजेंटेशन तैयार करनी थी बहुत कम टाइम में, परसों शाम को ही दिल्ली पहुंचकर। और इसी बारे में उन्होंने मुझे कुछ बताया जो मेरी लाइफ के लिए एक प्रोफाउंड लेसन साबित हुआ। ही वॉज अराउंड 35 ईयर्स एज एंड आई वॉज एट दैट टाइम जस्ट 24। उस उम्र में करियर के स्टार्ट में उस बात का मेरे माइंड पर गहरा असर पड़ा। उन्होंने मुझे बताया कि परसों शाम को देर रात तक हेड ऑफिस पहुंचने के बाद वो प्रेजेंटेशन और डेटा कंपाइल करते रहे बोर्ड प्रेजेंटेशन के लिए। लोकेशन वाइज हर एरिया, हर फंक्शन, डिपार्टमेंट वाइज डिटेल्ड पैरामीटर्स, रेशियोज, एनालिसिस तैयार करते रहे। इन डेप्थ रिव्यूज, ऑब्जर्वेशंस। करीब 3-4 घंटे की मेहनत के बाद उनसे एक ऐसा ब्लंडर हुआ जो शायद आपके साथ भी कभी हुआ हो। अचानक कुछ सेकंड के लिए ऑफिस में लाइट चली गई। इनफैक्ट सडन रिपीटेड फ्लक्चुएशंस हुई, इलेक्ट्रिसिटी फेल्योर, और यूपीएस समहाउ फेल्ड टू गिव इंस्टेंट बैकअप टू डेस्कटॉप कंप्यूटर। ये उन दिनों की बात है जब लैपटॉप्स का बहुत ज्यादा चलन नहीं था। स्मार्टफोन्स और इंटरनेट तो थे ही नहीं। मोस्ट काम डेस्कटॉप पर और डेटा ट्रांसफर फ्लॉपी डिस्क से चलता था। तो इलेक्ट्रिसिटी फेल्योर से हुआ ये कि डेस्कटॉप स्विच हो गया और घंटों का अनसेव्ड काम उड़ गया, लॉस्ट हो गया। ये उन्होंने मुझे खुद बताया। ही सेड उनके होश उड़ गए जब उन्हें रियलाइज हुआ कि क्या ब्लंडर हो गया उनसे। डेटा कंपाइलेशन, एनालिसिस और प्रेजेंटेशन की टेंशन में, धुन में एक आध बार सेव करने के बाद काफी समय से वो एक्सेल और प्रेजेंटेशन को सेव करना ही भूल गए थे और इस वजह से मेजर पोर्शन अनसेव्ड रह गया था। ही सेड कुछ समय तो वो सिर पकड़कर डिसबिलीफ में बैठ गए वहीं, अपने दो सबॉर्डिनेट्स के साथ जो देर शाम तक वहीं उनके साथ थे। ट्राई करते रहे किसी तरह से कि डेटा मिल जाए कहीं ऑटो सेव्ड, पर नहीं मिला। इतना टाइम भी नहीं बचा था तब कि सारा डिटेल्ड एनालिसिस दोबारा बनाया जाए। ऐसे में एनर्जी भी कहाँ वापस बचती है। बाकी सपोर्ट टीम घर जा चुकी थी जिन्होंने सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ एनालिसिस दिया था। थक हार कर कुछ समय बाद ही टोल्ड मी दैट ही टेलीफोन्ड हिज बॉस, ग्रुप जीएम फाइनेंस, एट हिज रेजिडेंस एंड टोल्ड द सिचुएशन। ही सेड जीएम ने पूरी बात सुनी और कुछ सेकंड खामोश रहे फोन की दूसरी तरफ। फिर उन्होंने एक लाइन बोली और फोन रख दिया। अगले दिन बोर्ड मीटिंग तय समय पर शुरू हुई। चेयरमैन और सभी डायरेक्टर्स, बोर्ड मेंबर्स प्रेजेंट थे। ग्रुप जनरल मैनेजर फाइनेंस ने रिपोर्ट पेश की। इनफैक्ट प्रिंट आउट ऑफ रिपोर्ट सबके सामने टेबल पर रख दी। इट वॉज जस्ट अ स्टेपल्ड प्रिंटेड रिपोर्ट ऑफ ओनली 2 शीट्स कंटेनिंग मेन फिगर्स ऑफ मेन एरियाज। सिर्फ 2 पेज की रिपोर्ट विद की रेशियोज एंड 5 की कंसर्न एरियाज एंड 5 एक्शनेबल्स सजेस्टेड। नो प्रेजेंटेशन। जनरल मैनेजर ने 10-15 मिनट उन 2 शीट्स को एक्सप्लेन किया और फिर बैठ गए। एजीएम सुब्रमण्यन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी चेयरमैन ने बाकी बोर्ड मेंबर से उनके व्यूज मांगे रिपोर्ट पर, सिचुएशन पर। डिस्कशन शुरू हुई और जल्दी ही एक सहमति बन गई कि क्या क्या करना चाहिए और फिर मीटिंग खत्म हो गई। चेयरमैन ने जीएम फाइनेंस और उनकी टीम को धन्यवाद देते हुए तारीफ की उनकी उस टू द पॉइंट शार्प रिपोर्ट के लिए जिसमें कोई फिजूल का डेटा नहीं था। सिर्फ उतनी और वही इंफॉर्मेशन थी जिसकी जरूरत थी, जो समस्या को, इशू को पॉइंट आउट, हाईलाइट करने के लिए जरूरी थी। ही अप्रिशिएटेड द अनक्लटर्ड रिपोर्ट which he said helped them to be clear about what needed to be done. जब ग्रुप जीएम ने मीटिंग के बाद इनफॉर्मल टी सेशन में चेयरमैन से शेयर किया जो बीती रात को हुआ, तो चेयरमैन स्माइल्ड एंड बोले, इनफैक्ट हमें तो यही इंफॉर्मेशन चाहिए थी, बस इतनी, जितनी आपने दी इन 2 शीट्स में। वरना हमें डीप डाइव करना पड़ता, माथापच्ची करनी पड़ती सिचुएशन को समझने के लिए, डिसीजन लेने के लिए। सुब्रमण्यन जी बोले कि वो और उनके जीएम हैरान परेशान थे ये सब सुनकर। बोथ वर नॉट ओनली इमेंसली रिलीव्ड
but got a new vision to look at financial and business information. उसके बाद he said, हमने इंटरनल इंफॉर्मेशन के सारे फॉर्मेट्स बदल दिए सारी कंपनी में, सारी लोकेशंस और वर्टिकल्स में, रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स सिंप्लीफाई कर दिए, रिव्यू करने के बाद कि एग्जैक्टली क्या इंफॉर्मेशन चाहिए और क्यों। उससे नतीजा ये निकला कि इंफॉर्मेशन देने वालों का हार्ट एंड सोल वापस रिपोर्ट्स में आ गया। उन्होंने मन से रिपोर्ट्स बनाना शुरू कर दिया। रिपोर्ट्स रिसीव करने वालों ने भी रिपोर्ट्स को एक्चुअली पढ़ना शुरू कर दिया। इस सब से सिचुएशन का रिव्यू ड्रास्टिकली इंप्रूव हो गया। प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस और डिसीजंस फास्ट हो गए, रिजल्टिंग इन ओवरऑल इंप्रूवमेंट इन मोरल, एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। मैं ये सब बड़ी खामोशी से सुन रहा था। इट वाज अ प्रोफाउंड लेसन फॉर मी एज वेल, फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। यही बात जैक ट्राउट ने और को-ऑथर स्टीव रिवकिन ने अपनी क्लासिक बुक द पावर ऑफ सिंप्लिसिटी में बहुत डिटेल्ड में, बहुत इंटरेस्टिंग पर सिंपल तरीके से शेयर की है। ही सेज, अनजाने में या अनाड़ीपन में या इंप्रेशन जमाने के लिए या अपनी इनकम्पिटेंस छुपाने के लिए आज दुनिया में चीजों को, बातों को कॉम्प्लिकेट करके हाई फाई दिखाने की अंधी दौड़ है। एक तो दुनिया में पहले ही इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन है, उस पर अगर हम चीजों, बातों, इंफॉर्मेशन को सिंपल नहीं रखेंगे, कॉम्प्लिकेट करेंगे, तो मिसमैनेजमेंट होना, गलत डिसीजन लिया जाना लाजमी है। जहां पर भी आप अनरिलेटेड, उलझी हुई इंफॉर्मेशन के कांटे, झाड़ झंखाड़ देखें, समझ जाइए कोई अनाड़ी है इंफॉर्मेशन लेने या देने वाली साइड, या फिर सिर्फ इंफॉर्मेशन की टेबल टेनिस चल रही है, रिसीव करने वाला उसे पढ़ ही नहीं रहा। बाय द वे, चंडीगढ़ पहुंचकर जब मैंने सुब्रमण्यन जी से विदा ली रेलवे स्टेशन पर, मैंने उस समय उनको कहा कि यू गॉट अवे विद द ब्लेंडर। ही सेड, उस दिन मीटिंग खत्म होने के बाद मेरे ग्रुप जीएम ने मुझे पहले शाबाश दी उस कंसोलिडेटेड रिपोर्ट के लिए, और फिर मेरे कान में धीरे से कहा, नेक्स्ट टाइम टेक बैकअप। ये सुनकर हम खूब हंसे। मुझे शताब्दी ट्रेन की वो मुलाकात कभी नहीं भूली। बस इस बात का मलाल रहा कि मैं विश्वनाथन आनंद से मिलता मिलता रह गया। थैंक यू फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।